एक और नौजवान की अलमनाक मौत से मनशियात के घिनौने कारोबार तक, अरगमान के हाथों मुस्तफ़ा आमिर के बेईमाना कत्ल ने झंझोड़ देने वाले सवालात पैदा कर दिए हैं। इंसाफ के मुतालबात और ताज़ा तरीन तहकीकात में मुलजिम के एतराफ़ के बावजूद मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए क्यों चैलेंज बन गया है? मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी ने केस से जुड़े तमाम हक़ाइक़ और अरगमान के जराइम का मुकम्मल पोस्टमार्टम कर दिया। भाई ये बताइएगा कि मुस्तफ़ा आमिर केस का वाकया असल में हकीकत है क्या इस वाकये की? देखिए, मुस्तफ़ा आमिर का केस जो है अब तो पूरी तरह से सामने आ चुका है कि हुआ क्या था। और हुआ ये अरमगान की एक कमज़ोरी थी, उस कमज़ोरी का मजाक उड़ाया मुस्तफ़ा ने। अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर की जो एक कॉमन गर्लफ्रेंड थी एंजिला, उसके ज़रिए तो मुस्तफ़ा ने शरारत में एक तस्वीर जो है, एक नाज़ेबा तस्वीर कह लीजिए, वो तस्वीर जो है उसने अरमगान को भेज दी। अरमगान इसके ऊपर बहुत तिलमिलाया और चूंकि वो एक वीड का नशा करता था, उसका आदी था, और वो नशा एक ऐसा नशा है कि वो लोगों को हकीकत से बाज़ औक़ात दूर भी कर देता है और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो किसी एक खौफ में चले जाते हैं और उस खौफ के नतीजे में जो है वो उस खौफ को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अरमगान के साथ भी यही हुआ। उसे ये लगा कि एंजिला ने उसकी कमज़ोरी मुस्तफ़ा आमिर को बता दी है, मुस्तफ़ा आमिर ये बात जो है वो मज़ीद मेरे सर्कल में और लोगों को ना बता दे, और इस खौफ में जो है उसने पहले एंजिला को बुलाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया 5 जनवरी की रात को, और 6 जनवरी को जब मुस्तफ़ा आमिर उसके पास गया तो उसने उसे भी जो है वो पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद जो है वो उसे लेकर निकला और कराची से कोई 150 किलोमीटर दूर दुरेजी के मुकाम पर जाकर उसने और शिराज ने मिलकर उसी की कार में, मुस्तफ़ा आमिर की कार की डिक्की में ही मुस्तफ़ा आमिर को जो है वो जलाकर राख कर दिया। इसके लिए वो जब घर से निकल रहे थे तो जनरेटर के पास पेट्रोल का कैन पड़ा हुआ था जिससे जनरेटर ऑन होता था घर में, वो कैन उसने उठाकर गाड़ी में रखा और फिर ये काम किया उसने। यानी उसके जहन में घर से निकलने से पहले ये पूरा प्लान था कि उसने करना क्या है। और जाहिर है जो उसको समझ आया था वो ये था कि जब वो मुस्तफ़ा आमिर को मार रहा था और मुस्तफ़ा आमिर बेहोश हो गया था, वो ये समझ रहा था कि मुस्तफ़ा मर गया है। पर अब वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हैं, और लाश को ठिकाने लगाने जाते हुए उन्होंने जो वो पेट्रोल का कैन भी उठा लिया था। आराम से उन्होंने अपना काम किया, दुरेजी जाकर वो वापस भी आ गए। वापस आने के बाद जो है, जो एक निहायत ही अफसोसनाक बात है जिसकी खैर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शिराज ये बात बताता है कि उन्होंने फिर कॉल गर्ल्स बुलाई और उसके बाद जो है फिर अगले दिन जो है वो स्कर्दू चले गए, और स्कर्दू में काफ़ी दिन उन्होंने गुजारे। और पहले फिर शिराज कराची वापस आया और फिर शिराज के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अरमगान भी जो है वो कराची आ गया। अच्छा फ़हीम भाई, ये वाकया सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, दोनों साइड से वालिदैन भी अब उनकी एंट्री हो चुकी है। आप ये बताइए इन दोनों बच्चों के वालिदैन का किरदार क्या है इसमें? देखिए, ये बात तो थोड़ी सी ऐसी है कि ह्यूमनली जो है हमें उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि वालिदैन हैं, और वालिदैन कभी भी अपने बच्चों को मुल्जिम या कसूरवार नहीं मानते। यही हाल जो है इस वक्त हमें नज़र आ रहा है मुस्तफ़ा आमिर के मामले में भी और अरमगान के मामले में भी। जबकि अगर ये देखा जाए तो दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अरमगान का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत वाज़ेह है। एक तो जो कुछ उसने अभी किया वो तो है ही, इससे पहले भी उसके खिलाफ कई FIRs हैं, साहिल थाने में, गिजरी थाने में, दरख्शियां थाने में, कस्टम में 2 FIRs हैं। वो वीड मंगवाता रहा है इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से, बाकायदा तौर पर डार्क वेब है वहां से ऑर्डर्स किया करता था, क्रिप्टो करेंसी में वहां पे पेमेंट किया करता था। इसकी बाकायदा FIRs मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अरमगान का बाप कामरान कुरैशी जो है अपने बेटे को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यही हाल जो है मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन का भी है। मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ भी 2 FIRs मौजूद हैं। एक FIR जो है वो इस बात की है कि जनाब उसने जो है वो कराची से लाहौर वीड भेजने की कोशिश की थी कोरियर सर्विस के ज़रिए, और वहाँ पर उसने अपनी उर्फियत तैमूर इस्तेमाल की थी। बाकायदा उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है NF के पास। वो जब FIR होती है उसके बाद वो जिससे खुद लिया करता था ये वीड, मीर नौमान बलोच, उसने उसे जब गिरफ्तार कराया तो उसके खिलाफ जो FIR हुई उसमें भी मुस्तफ़ा आमिर जो है वो शरीक मुलजिम था। तो दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैं फिर वही बात करूँगा कि वालिदैन के नज़दीक तो उनके बच्चे बेकसूर होते हैं, और यही दोनों के वालिदैन भी समझ रहे हैं। अब असल फैसला जो है वो अदालतों के हाथ में है कि अदालतें क्या डिसीजन देती हैं। क्या इसके जो जितनी भी इसने यहाँ से हब का सफ़र किया, कराची से लेकर हब का, शवाहिद मौजूद हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, कराची आज तक जो है वो सेफ सिटी नहीं बन सका। तो ये तो नहीं है कि कराची की हर शाहराह के ऊपर जो है
वो आपको कैमरे लगे मिल जाएं और उन कैमरों के नतीजे में जो है आप ये देख लें कि कौन सी गाड़ी कब किस वक्त कहाँ से गुजर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है, चूंकि कराची बिल्कुल बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो जो दोनों सूबों की एक तरह से जो सरहद है, वहां पर जो कैमरे हैं वहां की फुटेज मिली है। और इसके अलावा इस बात की फुटेज भी मिली है जिसमें जो है जब ये दोनों वापस आए हैं और इन्होंने कराची के इलाके सुरजानी टाउन से, जहां तक इन्होंने सुजुकी में सफर किया, वहां के बाद जब ये कैब में निकले हैं और कैब में अपने घर तक पहुंचे हैं, तो इसकी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो भी मिली है। अच्छा फहीम भाई, इस बारे में बताइएगा कि गाड़ी रास्ते में क्यों नहीं रोकी गई? देखें, एक तो टाइम का बड़ा वो है कि ये जिस वक्त निकले हैं रात हो चुकी थी, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी रोकी नहीं गई। जब ये दुरेजी पहुंचे हैं तो इन्हें दूर पुलिस वाले खड़े नजर आए, दुरेजी थाने से थोड़ा पहले, तो इन्होंने गाड़ी घुमाई है वहां से वापस, और गाड़ी घुमाने के बाद जो है ये दुरेजी थाने से कोई 15-20 किलोमीटर जो है वो अंदर चले गए। एक नदी है, इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वहां पर जो है उन्होंने जाके गाड़ी रोकी है। ये अच्छा खासा वीराना था, यहाँ पर कोई भी नहीं था, और इस वीराने में उन्होंने उतर कर मुस्तफा आमिर को जब निकाला है, डिग्गी में देखा है तो मुस्तफा आमिर उस वक्त भी जिंदा था। उस वक्त भी अरमगान ने टॉस किया है फिल्मी अंदाज में, उसे कहा है तुम भागो, अगर तो टेल आया तो जा सकोगे, और अगर हेड आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर उसने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर शिराज की मदद से डिक्की में ही जो है उसको जला दिया। अब जो गाड़ी है उसमें था कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी कहीं ना मिल जाए, तो इसलिए इन्होंने गाड़ी के एक एक हिस्से के ऊपर, इवन बॉनेट के ऊपर, अंदर गाड़ी में, हर जगह जो है इन्होंने पेट्रोल छिड़का है ताकि बिल्कुल गाड़ी जो है वो भस्म हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो वीडियोस सामने आई हैं उस गाड़ी की डिक्की की, उनमें कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जल के कोयला हो गया। अच्छा, अरमगान और मुस्तफा का क्रिमिनल रिकॉर्ड ये मौजूद है, तो ये पुलिस को भी मालूम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मालूम है, ठीक, ये दोनों मनशियात फरोश हैं, फिर भी बाहर घूम रहे थे। आपने मुश्किल सवाल किया है और इसका जवाब जो है वो हमारे इदारे देंगे, अदालतें देंगी। ये तो है कि जमानत पर रिहा था ये कस्टम वाले केस में। कस्टम में इसके खिलाफ 2 केसेस हुए थे 2019 में, और जब ये वीड मंगाते हुए पकड़ा गया था, इसका एक पार्सल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, दूसरा पार्सल इसका पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में पकड़ा गया। तो ये 2 केस कस्टम में हुए, तो इन दोनों केसेस में इसकी जमानत हो गई थी। इसके अलावा जो इसके खिलाफ केसेस थे उनमें ये कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये हंगामा बलवा के बेसिकली केसेस थे। कभी किसी वाटर टैंकर वाले को रोक कर उससे झगड़ा किया और गन निकाल कर उसके टायरों पे फायरिंग कर दी, उसने मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज करा दिया। कभी जो है वो किसी और फर्द को जिससे गाड़ी खरीदी उससे गाड़ी भी रख ली, उसको धमकियां दी, उसको पैसे भी पूरे नहीं दिए, उल्टा उसके खिलाफ पहले एफआईआर करने की कोशिश की, फिर उसने इसके खिलाफ एफआईआर करा दी। तो इस तरह की हंगामा बलवा और धमकियां देने के इसके खिलाफ मुकदमा थे। इन केसेस में गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार हुआ था तो ये कस्टम के हाथों गिरफ्तार हुआ था। क्या मुस्तफा आमिर वाकई ही ड्रग डीलर था? उसकी वालदा तो कुछ और ही करी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि वालिदैन को तो अपने बच्चे कभी भी कसूरवार नहीं लगते, लेकिन जो रिकॉर्ड पर चीजें हैं वो ये हैं कि एएनएफ ने जब मुस्तफा आमिर को गिरफ्तार किया है, उस पार्सल के ऊपर जो पार्सल लिपर्ट कोरियर कंपनी की जानिब से एएनएफ को दिया गया और एएनएफ को कहा गया कि हमें पार्सल मशकूक लग रहा है, उस पार्सल को भेजने के लिए बाकायदा तौर पर मुस्तफा आमिर खुद लिपर्ट कोरियर सर्विस के डीएचए में वाक़े दफ्तर गया था। उसकी सीसीटीवी भी मौजूद है। उसने वो पार्सल तैमूर के नाम से वो भेजने की कोशिश की थी लाहौर में एक अमीर नामी शख्स को, और बाद में यही मुस्तफा आमिर ने मीर नौमान बलोच को भी गिरफ्तार कराया था। और उसने ये बताया था कि मीर नौमान बलोच रोजाना 7 बजे से 8 बजे के दरमियान बिलावल हाउस के करीब जो बारबेक्यू टू नाइट है उसकी पार्किंग में अपने मखसूस ग्राहकों को वो मंशियात सप्लाई करने आता है। तो एएनएफ मुस्तफा आमिर को लेकर वहां गई थी, उस वक्त कस्टडी में था। वहां उसने मीर नौमान बलोच जब आया तो उसकी निशानदेही की, और जब उस वक्त मीर नौमान बलोच को पकड़ने की कोशिश की गई तो उस वक्त तो वो भाग गया था अपनी गाड़ी छोड़कर। उसकी गाड़ी से उसके 2 आईफोन मिले थे, वहां से उस वक्त भी जो है वो कोई 35 ग्राम वीड मिली थी और दीगर सामान भी मिला था। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है मुस्तफा आमिर, इससे उसके वालिदैन मना कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि गलत कर रहे हैं। हाँ, उनका राइट है, वो अदालत में साबित करें कि उनका बेटा बेकसूर था, उसे फंसाया गया है, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद है। क्या वालिदैन अनजान रह सकते हैं कि घर में एक मनशियात का काम चल रहा है, बच्चा ऐसी सरगर्मियों में मुलविस है और वालिदैन लाइल में? देखें, ये पॉसिबल नहीं है, और इसकी मिसाल या इसका सबूत कुछ यूं है कि वजिया आमिर साहिबा हैं जो मुस्तफा आमिर की वालदा हैं। आखिर उन्होंने मुस्तफ़ा की गाड़ी में एक फ़ोन क्यों छुपाया हुआ था कि जिससे वो उसकी लोकेशन लेती रहती थी? उन्हें अपने बेटे के कारनामों का पता था, तभी तो वो उसकी लोकेशन पर नजर रखती थी। वो उसे शायद के जो आज़ादी उन्होंने माजी में दी थी शायद सख्ती नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो उसकी लोकेशन पर जरूर नजर रखती थी।
और इसीलिए उन्होंने वो मोबाइल छुपाया हुआ था। और वही मोबाइल जो है अरमगान की गिरफ्तारी का सबब भी बना। जब अरमगान मुस्तफा आमिर की लाश को ले जा रहा था, उससे पहले उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली मुस्तफा आमिर की गाड़ी की। तो वो गाड़ी जो है उसमें वो ढूंढ रहे थे ट्रैकर। तो जो सीट बेल्ट का पिलर होता है उसमें उन्हें ये फोन मिला और ये फोन अरमगान ने बंद करके अपने ही कमरे में उछाल दिया। उसके बाद ये चले गए स्कर्दू। लेकिन जब लास्ट लोकेशन ली गई तो वो लास्ट लोकेशन अरमगान के घर की आई और फिर वहां से वो मोबाइल मिल भी गया। तो ये कहना कि वालिदैन जो हैं वो लाइल्म थे, मैं नहीं समझता कि लाइल्म थे। मुस्तफा के वालिद जो हैं एक कस्टम ऑफिसर हैं और आज भी कस्टम में एक 17 ग्रेड के ओहदे पर हैं। कहा यह जाता है कि जो कस्टम में स्पीड मनी चलती है वो इसका हिस्सा है। कामरान कुरैशी अरमगान के वालिद मशकूक किरदार, क्या दिखा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं मीडिया पर आके? देखिए कामरान कुरैशी ना एक इस वक्त वाकई एक सस्पिशियस जरूर है और मेरे लिए सस्पिशियस इसलिए भी है कि मैं ये सवाल पुलिस हुक्काम से भी कर रहा हूँ। जराए से तो आप ये बात कह देते हैं कि भाई हमें कोर्ट नहीं करना, लेकिन कामरान कुरैशी का भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो भाई वो क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने लाइए आप। अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस नाम की एक चीज है जहां जो है वो कराची में जितने भी केसेस होते हैं उनका डेटा आप वहां जमा करते हैं, तो 20-25 साल पुराना रिकॉर्ड क्यों नहीं आप आज तक कंप्यूटराइज कर सके कराची का? कामरान कुरैशी से मुतालिक आपको ये तो पता है कि जनाब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने लाइए ना। वो IG सिंध को, वो DIG CIA को नाम लेकर जो है वो बुरा भला कहता है, उनके ऊपर रिश्वत लेने के इल्जामात लगाता है, लेकिन कामरान कुरैशी के मुतालिक आप कुछ नहीं करते। और फिर वो कामरान कुरैशी मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में, मीडिया चैनल्स पर बैठकर मीडिया टॉक्स में वो पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो सस्पिशियस है, इससे इनकार नहीं है। और कौन लोग उसके पीछे हैं, मैं बात पहले भी कह चुका हूं कि इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स कामरान कुरैशी के, अरमगान कुरैशी के पीछे हैं। कामरान कुरैशी कहते हैं कि अपनी बेटी के रिहाई के लिए वो लगे हुए हैं कोशिशों में। वो कहते हैं मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उनका इशारा किस तरफ है? देखिए अगर तो वो ये कहते हैं तो जाहिर है उनका इशारा पुलिस की तरफ है, केसेस तो पुलिस बना रही है। और अगर उनका इशारा हमारी जुडिशरी की तरफ है तो फिर जुडिशरी को इसका नोटिस लेना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो अपने वकील खड़े करें, वकीलों के जरिए अपने बेटे का केस लड़ें। और उसके नतीजे में अगर अदालत फैसला देती है कि अरमगान बेकसूर है तो ठीक है, अरमगान को रिहाई मिलनी चाहिए। और अगर अरमगान को अदालतें जो है वो कसूरवार ठहराते हुए सजा देती हैं तो अरमगान के वालिद को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या वो समझते हैं मातहत अदालतों का फैसला गलत है तो उन्हें आला अदालतों में अपील करनी चाहिए। ये तो वो तरीकेकार है जो उन्हें अपनाना चाहिए। ये जो वो कर रहे हैं कि मीडिया चैनल्स पे बैठ के या मीडिया टॉक्स में जो है वो उल्टी सीधी बातें जिनका कोई सर पैर भी नहीं होता, ये मैं नहीं समझता कि इससे कोई फायदा होगा। क्या ये सिर्फ एक कत्ल केस है या कुछ और? इसमें सरकार का किरदार क्या है? देखिए ये कत्ल केस तो है ही, लेकिन इस कत्ल केस से जुड़े जो दीगर लिंक्ड इश्यूज हैं वो भी सामने आ गए। मिसाल के तौर पे जैसे इसमें जो है ड्रग माफिया का एक बहुत बड़ा रोल सामने आया है। इसके साथ साथ जो है इसमें इल्लीगल क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उसका किरदार सामने आया है। कि तीसरी चीज जो है इसमें जो है वो कॉल सेंटर्स जो है वो सामने आए हैं। तो ये एक केस से 3 मुख्तलिफ परतें हैं जो और भी खुली हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, और अब इन तीनों के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ काम करने वाले जो इदारे हैं वो इतनी सुस्तरवी से ये सारे काम कर रहे हैं कि सारे सबूत जो हैं कुछ अरसे के बाद नहीं मिलेंगे आपको। मुस्तफा आमिर के वालिद कस्टम में हैं जो आपने बताया, इस पूरे मामले में उनका किरदार क्या है? क्या वो भी इससे मुंसलिक हैं? पूरा धंधा क्या है? देखिए मुस्तफा आमिर के वालिद के हवाले से, शुजा आमिर के हवाले से, जैसे मैंने थोड़े पहले भी कहा कि वो कस्टम में 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं। एक बहुत अहम पोस्ट होती है जिसके ऊपर वो हैं, और जो भी कंसाइनमेंट्स आती हैं, जो भी इंपोर्टेड सामान मंगाते हैं, कस्टम में एक तरीकेकार है कि आप अपने सामान के ऊपर डैमेजेस से बचने के लिए उसे स्पीड से गुजरवाते हैं। उसके लिए जो है वहां पर एक टर्म यूज होती है स्पीड मनी, और जिस पोस्ट के ऊपर वो वालिद हैं मुस्तफा आमिर के, वो उस सिस्टम का एक हिस्सा है। और बताने वाले बताते हैं कि वो पार्ट है स्पीड मनी का। अब ये सवाल कि जनाब वो इस सारे गेम का हिस्सा है या नहीं है, तो देखिए मुस्तफा के खिलाफ कस्टम में केस नहीं हो सका। मुस्तफा के खिलाफ कस्टम की बजाय ANF में केस हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये सवाल उठता है, इसके ऊपर जो है काम होना चाहिए। और मुस्तफा के वालिद का अगर कहीं भी कोई किरदार है तो उसके ऊपर इदारों को तफ्तीश जरूर करनी चाहिए। दोनों नौजवान इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, माशरे में हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है जो नजर आ रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा। जो सिर्फ अरमगान का केस है ना, इसकी जब गुत्थियां सुलझाने बैठो सामने आती है 2017 से, और 2017 ही नहीं, इससे पहले भी जनाब कराची के तालीमी इदारों में ये कोई पहली बार नहीं है।
ऐसी दसियों चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जो सबसे खतरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि कराची के तालीमी इदारों में नौजवानों को सिगरेट, वीड, चरस, कोकेन, आइस, एफेड्रीन, LSD, और जब एक नौजवान उसका आदी बन जाता है तो उसे फिर अपने लिए चूंकि चाहिए होती है और उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो कंज्यूमर से फिर सप्लायर बन जाता है। अब वो सोर्स से ले रहा है अपनी और आगे सप्लाई कर रहा है और इसमें अपना भी खर्चा निकाल रहा है। तो ये जो इस वक्त एक नासूर है ना, ये इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल की रगों में बह रहा है। एक अच्छी चीज कह लीजिए कि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने पिछले दिनों सिंध असेंबली से एक कानून जरूर मंजूर किया कि तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के ऊपर उन्होंने एक कानून बनाया है। और ये कानून जो है वो बेसिकली ये है कि जो भी नौजवान होंगे उनसे मुताल्लिक अगर वो कोई नशे का आदी पाया जाता है तो उससे इंटरव्यू किया जा सकेगा, उसके वालिदैन को बताए बगैर भी और वालिदैन को बता के भी, दोनों सूरतों में मुमकिन है। और उस इंटरव्यू के जरिए जो है वो जो चैन है उसको सामने लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस कानून को बने हुए भी अब कई महीने हो चुके हैं। आखिर में आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में कई सालों से आप फराइज़ अंजाम दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन है? देखिए, पुलिस ने बहुत इस केस को ख़राब किया है और कुछ चीज़ें मैं आगे भी सामने लाऊंगा अपने प्रोग्राम में भी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने की है ना वो ये की कि इन्होंने मुल्जिमान को ही वो गवाह बना के पेश कर दिया। वो मुल्जिमान जो अरमगान के ज़ाती मुलाजिम हैं, जिन्होंने अरमगान के कहने के ऊपर कालीन से एंजिला का और मुस्तफ़ा आमिर का खून साफ़ किया और पुलिस को नहीं बताया, मुलाजमीन को आपने जो है वो गवाह बना के पेश कर दिया। आज तो चले उनकी गवाही हो गई, वो अब अपने घरों को भी चले गए माशाल्लाह से। कल को उन्होंने जब केस का ट्रायल होगा ये कह दिया कि जनाब हम पर तो पुलिस ने दबाव डाला था, हम तो ये बयान नहीं, हमारा बयान ही नहीं है, हमने तो कुछ नहीं देखा, तो उस वक्त क्या होगा? इस केस का केस खराब किया गया। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि शायद कराची पुलिस की तारीख में पहली बार हुई होगी कि शिराज को जब ले जाया गया कि उसका 164 कराना है, यानी उसका एतराफ़ी बयान कराना है, तो पहली बार कराची पुलिस की तारीख में कराची पुलिस किसी मुल्जिम का एतराफ़ी बयान कराने में नाकाम रही है। शिराज अदालत में जाकर जो है वो बिल्कुल मुकर गया। उसने कहा पुलिस तो मेरे ऊपर दबाव डाल रही है, मुझे तो कहा जा रहा है कि सज़ा कम हो जाएगी तुम्हारे, इसलिए तुम ये बयान दे दो। और पुलिस एतराफ़ी बयान नहीं कर सकी और अदालत के हुक्म में ये लिखे गए हैं जुमले शिराज की जानिब से कि शिराज ने IO के हवाले से या तफ्तीशी अफसर के हवाले से ये कहा है। अब आप देख लीजिए कि जब ये केस ट्रायल पे जाएगा तो ये चीज़ जो है कितनी ज़्यादा मुल्जिमान को फ़ायदा देगी। जिस तरह से केस को लेके चला जा रहा है मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर DIG CI मुक़द्दस हैदर साहब ये समझते भी हैं कि गवाहों के मुकर जाने से भी उनके पास जो एविडेंस हैं उनकी बुनियाद पर वो सज़ा कराने में कामयाब हो भी जाएंगे, तो जनाब आला अदालतों से हमने ऐसे केसेस में मुल्जिमान को बरी होते देखा है और मुझे यही कुछ इस केस में भी होता नज़र आ रहा है।